नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के इस विशाल डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आगाज़ करते हैं आज की अपनी इस क्लास का। और ये जो आज की क्लास होने वाली है, स्पेशली पटवार के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर अप करने वाली ये एक विशेष क्लास आज आपके लिए यूट्यूब पर लगाई गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत प्यार इस क्लास को डेफिनेटली मिलने वाला है। और सबसे पहले आप सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। और मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने वाली हो, आपके जीवन को रंगों से सराबोर करने वाली हो, आपके जीवन को महकाने वाली हो और आपको इसी प्रकार से उत्तरोत्तर उन्नति, प्रगति, तरक्की मिलती रहे। इसी प्रार्थना और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की इस क्लास को शुरू करता हूं। आगे बढ़ने से पहले सभी साथी इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो साथी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जिनको क्लास पसंद आए, लाइक करना बेटा बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल को शेयर करते रहना है, ताकि और भी नए साथी इस चैनल से जुड़ते रहें और ये अपना जो उत्कर्ष का परिवार है और दिन प्रतिदिन बड़ा होता रहे। तो आगाज़ करते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया है। पहला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय का उदाहरण है? आवट प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा विकल्प है? उस विकल्प का आपको यहाँ क्या करने का है? चयन करने का। तो बताओ भाई, कौन सा विकल्प है जिसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आवट प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। देखो, पहला शब्द आ गया खिलखिलाहट, मिलावट, घबराहट और गुर्राहट। तो तीन विकल्पों में आप देखिएगा आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आहट प्रत्यय का प्रयोग एकमात्र किस विकल्प में हुआ है? इस विकल्प बी में। ठीक है, चलिए कैसे हुआ है? देखो यहाँ पर खिलखिलाहट में क्या है? खिल खिल प्लस आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखोगे घबरा प्लस आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी गुर्रा प्लस गुर्राना क्रिया है और इसके साथ में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिलावट जो शब्द आया है, इसमें आप देखिएगा मिलना क्रिया है और इसके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आवट प्रत्यय जुड़ने से यह शब्द हो गया है मिलावट। ठीक है, अगला सवाल यानी दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल ये कहता है कि भाई इनमें से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? यानी किस विकल्प में संज्ञा से विशेषण बना है और वो युग्म गलत है? संज्ञा से बना विशेषण का कौन सा युग्म गलत है? यानी कि गलत विकल्प का हमें यहाँ क्या करना है? चयन करना है। तो गलत विकल्प कौन सा, ये बताइएगा। अंत से अंतिम, अनुभव से अनुभवी, है ना, अध्यात्म से आध्यात्मिक और ऋण से ऋणात्मक। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर बने हैं। अब इनमें से संज्ञा से बने विशेषण का कौन सा पद गलत है? यानी कि जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो अंत से अंतिम हो जाएगा, अनुभव से अनुभवी हो जाएगा, आध्यात्म से आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन ये विकल्प डी जो है ये संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ऋण जातिवाचक संज्ञा है और ऋण जातिवाचक संज्ञा से बनी ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ऋणात्मक किस प्रकार की संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से दूसरे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल तीसरा आ गया है। दिए गए शब्दों के आधार पर आपको उत्तर देना है। सवाल ये कहता है जो शब्द दिए गए हैं सुखी, ऊपरी, ज्ञानी और भगोड़ा, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? इन चारों में से संज्ञा से जो शब्द विशेषण बने हैं उन विकल्पों का आपको यहाँ पर चयन करना है। फटाफट चयन कीजिएगा भाई, जवाब दो फटाफट। ऐसा शब्द जो संज्ञा से विशेषण बना है उस विकल्प का आपको चयन करना है। सवाल की टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर आपको देना है। फटाफट चलो बता दो। देखो, सुख से क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा, हो जाएगा। ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। और भागना से क्या हो जाएगा? भगोड़ा। सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो देखो, चार शब्द यहाँ पर आए हैं, चारों है तो विशेषण ही,
है ना। लेकिन संज्ञा से बने विशेषण में आप देखिएगा एक तो सुखी आएगा और एक ज्ञानी आएगा। ऊपरी में मूल पद क्या जाता है, ऊपर, जो कि एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है। और इसी प्रकार से भागना में से क्या बना है, भगौड़ा, यानी ये क्रिया से बना हुआ शब्द है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 और 3, यानी कि ये विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। इसके बाद में आप देखिएगा अगला सवाल आ जाता है सुखी और ज्ञानी, 1 और 3 बिल्कुल सही विकल्प है। आगे आप देखिएगा सवाल चौथा आ गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। गलत विलोम शब्द जहां प्रयुक्त हुए हैं उस विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो चलो बताओ, देखो आनंद से क्या आनंदमय से क्या हो जाएगा, विषादपूर्ण। ऊपरी तन से अधस्तन, आधिक्य से अनाधिक्य और गणतंत्र से जनतंत्र। तो विलोम शब्दों का कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है, यानी गलत है, गलत जोड़े का चयन करना। चलो बताओ भाई फटाफट, गलत विकल्प कौन सा है उसका चयन करना है। देखो आनंदमय का क्या हो जाएगा, विषादमय हो जाएगा। विषादमय लिखो या विषादपूर्ण लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ऊपरी तन का क्या हो जाएगा, अधस्तन हो जाएगा, और आधिक्य का अनाधिक्य हो जाएगा। लेकिन गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होगा, क्योंकि गणतंत्र और जनतंत्र दोनों का मतलब एक ही होता है, और इन दोनों का विलोम क्या होता है, राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाता है। गणतंत्र का भी विलोम राजतंत्र और जनतंत्र का भी विलोम राजतंत्र। जनतंत्र के लिए एक शब्द और आता है प्रजातंत्र, उसका भी विलोम क्या होगा, राजतंत्र ही होगा। यानी कि राजतंत्र के 3 विलोम शब्द हो जाते हैं, गणतंत्र, जनतंत्र और क्या हो जाएगा, राजतंत्र। तो इस प्रकार के ये शब्द यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल 5वां आ जाता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति और उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है। लोकोक्ति और लोकोक्ति से जुड़ा हुआ भावार्थ जहां गलत आया है उस विकल्प का चयन करना है। देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। गति भई सांप छछुंदर केरी, यानी असमंजस में पड़ना। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, समय बीतने पर सहायता मिलने से कार्य का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और जिन खोजा तिन पाई, या गहरे पानी पैठ, यानी कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध विकल्प कौन सा है, क्या हो जाएगा, देखो जिन खोजा तिन पाई, या गहरे पानी पेट, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। अर्थात जो कठिन परिश्रम करता है वही मोती ढूंढ के लाता है, बस सीधी सी बात। गहरे पानी में बैठने वाला ही मोती लाता है। घड़ी में घर जले और 9 घड़ी की भद्रा, यानी 1 घंटे में तो सब कुछ जल करके खत्म हो जाएगा, और 9 घड़ी की भद्रा लगी हुई है, तो भाई भद्रा में शुभ कार्य वर्जित है, तो क्या घर बुझाना, उसके लिए आप भद्रा को देखोगे क्या, नहीं देखोगे। तो जब समस्या आती है तभी समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए। उस समय में समय के शुभ अशुभ के फेर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय बीत गया, उसके बाद में अगर कितनी भी बड़ी सहायता मिल गई तो उस सहायता का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये विकल्प भी क्या है, बिल्कुल सही है। भई गति सांप छछुंदर केरी, यानी कि असमंजस में पड़ना, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल मिलता है, ठीक है। अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना, यानी इसके लिए लोकोक्ति आ जाती है, अपना रख और पराया चख, ठीक है। तो ये इस प्रकार का उदाहरण आ जाता है। तो 5वें सवाल का उत्तर क्या हो जाता है, विकल्प ए इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे
छठे सवाल पर। सवाल छठा क्या कहता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या हो जाएगा भाई। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, कई जगह गांव शहरों में आज भी प्रचलित है ये, है ना। जब इंसान का अपना नुकसान हो जाता है और उस समय वो उसकी भड़ास दूसरों पर निकालता है, उस समय बोलते हैं इस लोकोक्ति को। इसी अर्थ में एक लोकोक्ति और भी आती है, आप हारे बहू को मारे, उसका भी अर्थ यही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अपनी असफलता से लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध करना, यही इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। अनाधिकार और दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता है, यानी कि खुदा गंजे को नाखून न दे। चापलूसी करके ही उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना, यानी कि खुशामद से ही आमद है। ठीक है। और दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना, यानी खूंटे के बल बछड़ा नाचे। ठीक है। सातवां सवाल ये कहता है, लोकोक्ति और उससे संबंधी भावार्थ अशुद्ध कहाँ पर आया है। लोकोक्तियों से जुड़ा हुआ भावार्थ जहाँ गलत आया है, उस विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। फटाफट आप देखिएगा। देखो पहला सवाल आ गया, 9 की लकड़ी और 90 खर्च, उधार से नकद थोड़ा भी मिलना अच्छा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या के कारण को ही मिटा देना ताकि उसका प्रभाव भी खत्म हो जाए, है ना। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, ये इसका अर्थ बिल्कुल सही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कठिन काम संपन्न करना, ये भी सही है। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या के मूल कारण को नष्ट कर देना ताकि उसका असर ही खत्म हो जाए, ये भी बिल्कुल सही है। तो 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी कि व्यर्थ की वस्तु के दिखावे पर अधिक खर्च करना, व्यर्थ की वस्तु के दिखावे पर अधिक खर्च करना। ठीक है। और उधार से नकद थोड़ा भी मिलना अच्छा होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उधार से नकद थोड़ा भी मिलना अच्छा होता है, इसके लिए शब्द आ जाएगा 9 नकद न 13 उधार। 9 नकद न 13 उधार, यानी नकद में 9 भी मिल जाए तो भी खुशी खुशी ले लेने चाहिए, लेकिन उधार में अगर 13 के भाव भी अगर कोई लेने का बोल रहा हो तो बेटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधारी कब मिलेगी कब ना मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात आ गई समझ में। तो इसलिए कम लाभ में अपना जो काम होता है, लेकिन नकद का काम होता है, वो व्यापार सबसे बढ़िया होता है। तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध विकल्प किसमें आया है, इस विकल्प ए में अशुद्ध विकल्प आया है। आगे आप देखिएगा, 8वां सवाल यह कहता है कि भाई सारंग शब्द का अनेकार्थी समूह इनमें से क्या हो जाएगा, यानी सारंग शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। चलो फटाफट इस सवाल का जवाब दे ही डालो आज तो आप, है ना। क्या हो जाएगा जवाब, क्या हो जाएगा भाई। देखो सारंग में चंद्रमा हो जाएगा, चलो चूना भी सफेद है, चलो मान ले एक बार का, लेकिन विष और हाथी ये तो सारंग के अर्थ में कभी नहीं आएंगे। चंद्रमा हो जाएगा, चाबुक नहीं होगा, भंवरा हो जाएगा, और रति क्रीड़ा भी यहाँ पर सारंग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। कोयल हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा। अच्छा हाथी के लिए भी, हाँ हाथी के लिए सारंग शब्द प्रयुक्त होता है ना भाई, है ना। हाथी के लिए शब्द प्रयुक्त हो जाएगा, चाबुक के लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, रति क्रीड़ा के लिए सारंग नहीं आता है। कोयल चंद्रमा भंवरा और हाथी ये इसके अर्थ हो जाएंगे। असत्य नहीं आएगा, चंद्रमा हो जाएगा, जत्था नहीं आएगा, भंवरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी शब्द सारंग के अनेकार्थक में कौन कौन से आ जाएंगे, विकल्प सी। वैसे आपको बता दूं सारंग के और अर्थ क्या क्या होते हैं, है ना।
तो आपने को हिंदी काव्य में एक शब्द तो सुना ही होगा, जिसने हिंदी साहित्य पढ़ रखा है, सारंग ने सारंग कहो तो सारंग बोलियो आए, जो सारंग सारंग कहे सारंग छूटियो जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सारंग का अर्थ क्या हो जाता है, मोर हो जाता है, सांप हो जाता है, और क्या हो जाता है, बादल हो जाता है। ठीक है, मोर, सांप, बादल। इसके बाद में और क्या हो जाएगा, स्त्री, आंचल, घूंघट, दीपक या दिए की लो, आप यूं लिख लीजिएगा, दिए की लो, कोयल, हिरण, सर्प, भौरा, हाथी। ठीक है, आकाश में चमकने वाली बिजली, इन सब के लिए सारंग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। और इसके बाद में आप देखिएगा सवाल आ जाता है 9वां सवाल, कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है। देखो ये जो अनेकार्थी वाले जो प्रश्न आते हैं ना, एक तीर से दो शिकार किए हुए होते हैं। एक तरह से आप देखो यहाँ अनेकार्थक का भी काम निकल जाता है और पर्यायवाची शब्दों का भी काम निकल जाता है। तो कर शब्द का अर्थ देखो टैक्स हो जाता है, कर्म, किरण और हाथ में से आप देखो हाथ, किरण और टैक्स हो जाएगा, लेकिन ये कर्म शब्द जो है वो कर के अर्थ में नहीं आएगा। टैक्स का मतलब आप यहाँ पर लगान से भी ले सकते हो, तो लगान को भी हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। किरण को भी यानी प्रकाश की किरणों को भी कर कहा जाता है, हाथ को भी क्या कहा जाता है, कर कहा जाता है। तो कर के जो और अनेक अर्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। कर, एक तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लगान, जिसको आप किस रूप में जानते हो, अंग्रेजी में टैक्स के रूप में आप जानते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, कर का मतलब हाथ हो जाता है, कर का मतलब किरण हो जाता है, कर का मतलब सूंड हो जाता है। अब ये बताने की जो जरूरत नहीं पड़ेगा ना कि भाई सूंड हाथी की होती है, हाथी की सूंड होती है, भाई सूंड हाथी की ही होती है, भैंसों गायों के सूंड नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी कर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और एक करना क्रिया के लिए भी कर शब्द का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी अर्थों में हम कर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा 10वां सवाल आ गया है, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय से बना अशुद्ध शब्द कौन सा है। आस्तिक में आप देखिएगा अस्ति प्लस इक, ये शब्द आ जाता है, ये विकल्प सही है। परमार्थिक, ये विकल्प गलत है ना। कुटुंब का क्या हो जाए, कौटुंबिक का क्या हो जाएगा, कुटुंब प्लस इक, ये रूप सही है। और न्यायिक का में भी आप देखोगे न्याय के साथ में इक प्रत्यय जोड़ा गया है यहाँ पर, यह विकल्प भी सही है। अब यहाँ पर परमार्थिक ये शब्द गलत क्यों है, क्योंकि अगर परम या परमार्थ शब्द के साथ में अगर आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, पारमार्थिक। क्या हो जाएगा, पारमार्थिक। तो 10वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये विकल्प बी इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले 11वें सवाल के बारे में। और सवाल 11वां क्या बोलता है, वह आग जो जंगल में लगी हो, यानी जंगल में लगी हुई आग को क्या कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि, वैश्वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। तो आप देखिएगा जंगल में लगी हुई आग को हम क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। देखो बड़वाग्नि का मतलब तो क्या हो जाता है, समुद्र में लगी आग। वैश्वाग्नि का मतलब विश्व में लगी आग। और जठराग्नि का मतलब क्या होता है, जठर मतलब पेट।
पेट में लगी आग, पेट में लगी आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। तो 11वें का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। सवाल 12वां कहता है कि भाई किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द शुद्ध है? वाक्यांश और वाक्यांश से जुड़ा हुआ जो शब्द शुद्ध है यानी सही है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो इंद्रियों से परे हो। इंद्रजीत। तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिवृत्त, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह और इस लोक से संबंधित ईर्ष्यालु, है ना। तो इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो सही है? कौन सा विकल्प इनमें से शुद्ध हो जाएगा बेटा? देखो, जो इंद्रियों से परे हो उसको इंद्रजीत नहीं कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो उसको हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है। अब तथ्यों आदि का जो क्रमबद्ध विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इतिहास। तो इन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ में चलो लगे हाथ देख लो। जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रजीत नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। ठीक है। इंद्रजीत का मतलब इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला या इंद्र को जीत लिया है जिसने, वो क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। तथ्यों आदि का जो क्रमबद्ध विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिवृत्त के लिए शब्द क्या आ जाता है? घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इस लोक से संबंधित हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐहिक बोलते हैं। ऐहिक या इहलौकिक, ऐहिक या इहलौकिक। ठीक है। जबकि ईर्ष्यालु के लिए जिसके मन में ईर्ष्या का भाव हो उसको हम क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। जिसके मन में ईर्ष्या का भाव हो वो क्या है? ईर्ष्यालु है। तो 12वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। और उसके बाद में आप गौर कीजिएगा सवाल 13वें पर। जो सवाल ये कहता है कि भाई असंगत विकल्प कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। जिसने ऋण चुका दिया है उसको हम क्या कहते हैं? जिसने ऋण चुका दिया है वो उऋण। और उत्तमर्ण का मतलब क्या हो जाता है? उत्तम है जो ऋण। ठीक है। पर्वत का निचला भाग क्या कहलाता है? उपत्यका कहलाता है। तो ये विकल्प सही है। ठीक है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति, ये भी बात सही है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना यानी व्याज निंदा, ये भी बात सही है। तो जो विकल्प एक गलत है वो विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प ए ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा 14वां सवाल यहाँ पर आ जाता है। 14वां सवाल ये कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित, अभीप्सा में अभी प्लस ईप्सा, निस्तेज में निहि प्लस तेज और सर्वेक्षण में सर्व प्लस ईक्षण। तो इन चारों में से जब आप गौर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये विकल्प जो है वो एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। प्रतिष्ठित का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? प्रति प्लस स्थित। और इसमें संधि कौन सी हो जाती है?
व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14वें सवाल का विकल्प ए इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में आप गौर कीजिएगा अगला 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। चलो करो भाई विचार। यावत जीवन, सरोजनी, कवियत्री और दिनांक। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आए हैं? जिस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आए हैं उन विकल्पों का आपको चयन करना है। तो देखो कौन कौन से विकल्प सही है भाई इसमें। चलो पहले आप जवाब दे लो एक बार, फिर आप बोलोगे सर हमको जवाब देने का मौका नहीं मिलता है, आप तो पहले ही जवाब दे डालते हो, है ना। चलो कर लो भी कोशिश, एक बार बता दो कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका सही। देखो शब्दों को थोड़ा सा विच्छेद पर भी आप लेके देखोगे तो भी आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो यावत जीवन, यावत प्लस जीवन, देखोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको यावत जीवन, ये विकल्प सही है। लेकिन सरोजनी ये शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूपांतर क्या हो जाएगा? सरोजिनी। ठीक है। कवियत्री ये शब्द भी आप देखो गलत है, इसका शुद्ध रूपांतर क्या हो जाएगा? कवियत्री। और दिनांक दिन प्लस अंक ये विकल्प भी सही है। तो विकल्प 1 और 4 जिस विकल्प में आए हैं, 1 और 4 ये विकल्प डी में आए हैं, तो इस डी विकल्प पर आप ठप्पा लगा लो। बाकी सब मोह माया है, हटा दो इन्हें। जो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प डी। 15वें के बाद में सवाल आ जाएगा 16वां सवाल। ये सवाल कहता है भाई किस विकल्प में युग्म शब्द अशुद्ध है? गलत युग्म शब्द कहाँ आया है? अली का भौरा और अली का सखी, और का दूसरा, और का तरफ, कादम्बरी का घटा, कादम्बिनी का शराब, पावस का वर्षा और पायस का खीर। तो कौन सा विकल्प है जो इनमें से अशुद्ध हो जाएगा? यानी गलत विकल्प कौन सा है, उस विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो शब्द आए, देखो अली का अर्थ भंवरा होता है और अली का अर्थ सखी होता है, ये ठीक है, ओके ठीक है। अली नहीं वैसे आली होता है यहाँ पर। दूसरा, और का दूसरा और की तरफ, ये भी इसका ठीक उत्तर है। कादम्बरी का अर्थ बेटा शराब होता है और कादम्बिनी का अर्थ क्या होता है? घटा होता है, ये विकल्प इसका गलत हो जाएगा। पावस का वर्षा और पायस का खीर ये विकल्प सही है, यानी गलत उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ध्यान ये रखना है, कादम्बरी का मतलब तो क्या हो जाएगा? कादम्बरी का मतलब हो जाएगा शराब, ठीक है। और कादम्बिनी का मतलब क्या हो जाएगा? घटा। कादम्बिनी का क्या हो जाएगा? घटा, यानी कि बादल। तो इस प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं। 16वें के बाद में आप देखिएगा सवाल नंबर 17वां। 17वां सवाल क्या कहता है? परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखा जाता है, ये बात लिखा जाएगा। संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं होती है। विषय का संकेत नहीं रहता है, और इसमें अधोलेख में भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। 2 पॉइंट मैंने बाई मिस्टेक ही सही बट पहले सही कर दिए, तो बता दो अब इनमें से कौन सा विकल्प एक गलत उत्तर है। ठीक है, कौन सा उत्तर गलत है बेटा? देखो इसमें बाकी सब कुछ हो जाता है, विषय का संकेत नहीं रहता है, ये वाला विकल्प गलत आ जाएगा। अधोलेख में बहुधीय शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बात सही है। परिपत्र है चाहे कुछ भी, उसमें विषय तो ज़रूर होगा ही होगा, नहीं तो सूचना का पता कैसे चलेगा भाई। तो विषय का उल्लेख इसमें होता है, ये नहीं का आने के कारण ये शब्द क्या हो जाता है? गलत आ जाता है। ठीक है, 17वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। और सवाल आ गया है 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या कहता है? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है? भागीरथ, अत्याधिक, अनाधिकार, दुरवस्था, अहल्या, मंत्रिमंडल, कुमुदनी और वापस। सभी शब्द गलत कहाँ आए हैं? तो देखो भागीरथ ये गलत है, अत्याधिक गलत है, अनाधिकार गलत है, दुरवस्था सही है, अहल्या सही है, मंत्रिमंडल गलत है, कुमुदनी गलत है, वापस सही है। तो सभी के सभी शब्द गलत कहाँ आए हैं? विकल्प ए में। ठीक है, जो शब्द अशुद्ध आए हैं उनका वापस शुद्ध रूप क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
अशुद्ध शब्द में सबसे पहले क्या आ गया है? भागीरथ। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है? भगीरथ। ठीक है। दूसरा शब्द आ गया अत्याधिक। अत्यधिक। ठीक है। इसके बाद में अनाधिकार। क्या हो जाएगा? अनधिकार। ठीक है। मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और कुमुदनी, ये भी अशुद्ध हैं, तो इसका शुद्ध रूपांतर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। तो इस प्रकार के ये उदाहरण यहाँ पर आ जाते हैं। 18 के बाद में आप देखिएगा 19वां सवाल आ जाता है। 19वां सवाल क्या कहता है कि अनमेल अनेकार्थक शब्द कौन सा है? कल का अर्थ क्या हो जाता है? श्रेष्ठ, मशीन, आज से अगला दिन। ठीक है। आब का अर्थ इज्जत, पानी और चमक। गो का अर्थ गाय, बाण और दिशा। और घन का अर्थ शरीर, घड़ा और कम। चलो बताओ भाई, इनमें से कौन सा एक अनेकार्थक शब्द का जो विकल्प है अशुद्ध है, यानी गलत विकल्प, इनमें से कौन सा है? उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप यहाँ पर आप देखिएगा जो शब्द आया है यहाँ पर घन, देखो कल का अर्थ श्रेष्ठ हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, आज से अगला या आज से पहला दिन, ये सभी शब्द हो जाएगा। आब का अर्थ इज्जत, पानी और चमक तीनों हो जाते हैं, यानी पानी का अर्थ जो है वो इन तीनों के अर्थ में आ जाता है। गो का अर्थ गाय, बाण और दिशा हो जाता है, बट घन के अर्थ में देखो शरीर नहीं आएगा, घड़ा नहीं आएगा, कम भी नहीं आएगा। ठीक है। ये तीनों शब्द किसके लिए आते हैं? घट के लिए आते हैं। ठीक है। और घन के लिए जो शब्द आते हैं, घन का क्या हो जाता है? बादल। घन का अर्थ क्या हो जाता है? भारी हथौड़ा। ठीक है। घन का अर्थ क्या हो जाता है? ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति। तो इस प्रकार के ये सभी उदाहरण आ जाते हैं किसके? घन के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल आ गया 20वां सवाल। 20वां सवाल ये कहता है कि उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी गलत विकल्प कौन सा है? वी उपसर्ग में व्यास, वैधव्य और व्यायाम शब्द बना है। अति उपसर्ग में अत्याचार, अत्यंत, अत्यल्प बना है। प्रति उपसर्ग में प्रत्युष्मा, प्रत्यर्पण, प्रतिहिंसा बना है। सम उपसर्ग में समाचार, संविधान और सन्निवेश बना है। ठीक है। तो कौन सा विकल्प है जो असंगत आया है? ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दो दो विकल्प गलत लग रहे हैं मेरे को। विधवा तो होता ही नहीं है, धवा का तो कोई मतलब ही नहीं है। होता है क्या? होता है, स्त्री होता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर विधवा, व्यायाम और ये व्यास, ये शब्द हो जाएगा। अत्याचार, अत्यंत, अत्यल्प, प्रत्युष्मा, प्रत्यर्पण, प्रतिहिंसा सही है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी में समाचार, संविधान और सन्निवेश में सम उपसर्ग नहीं है। ठीक है। इन सब में सम उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग है इन तीनों में? सम, यानी कि म हलंत आ जाता है। सम प्लस आचार, सम प्लस विधान और सम प्लस निवेश, ये इसके शुद्ध रूपांतर हो जाते हैं। सवाल आ जाता है 21वां सवाल। 21वां सवाल ये कहता है किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? है ना?
किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? तो आप देखिएगा अहम का और अहम का, अहम का मतलब महत्वपूर्ण और अहम का मतलब मैं, ठीक है। कृपण का अर्थ कंजूस और कृपाण का अर्थ तलवार, ये भी ठीक है। रिजु का अर्थ सरल और रिज्जू का अर्थ क्या होता है? रस्सी, हो जाएगा, हो जाएगा। अम्ब का अर्थ वैसे रिज्जू नहीं होता है, रज्जू होता है यहाँ पर। अम्ब का अर्थ आंख और अम्ब, अम्ब का अर्थ आंख और अम्ब का अर्थ जल, ये विकल्प सही नहीं है। विकल्प डी पर ठप्पा लगा लीजिएगा। अम्ब, इसका मतलब क्या हो जाता है? अम्ब का मतलब हो जाता है जल, और अम्ब का मतलब क्या हो जाता है? आंख हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आ गया है 22वां सवाल। 22वां सवाल ये कहता है कि भाई कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है यानी अशुद्ध विकल्प का आपको यहाँ क्या करने का है? चयन करने का है। तो बताओ, दुशासन में क्या दुस उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्या निर्जर में नी उपसर्ग है? क्या अभ्यास में अभी उपसर्ग है? या प्रत्यंचा में प्रति उपसर्ग है? कौन सा एक विकल्प गलत है, सही नहीं है? तो देखो, दुस्साहस में दुस उपसर्ग हो जाएगा, अभ्यास में अभी उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यंचा में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन जो शब्द आया है निर्जर, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 22वें में? ये विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? जो शब्द इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखो, पहला शब्द आ गया है शूलपाणी, चंद्रशेखर, लंबोदर और चंद्रमुख। तो आप देखिएगा, शूलपाणी में बहुब्रीहि समास है, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन चंद्रमुख में कर्मधारय समास हो जाएगा। शूलपाणी त्रिशूल है हाथों में जिसके, वह चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी कि ललाट पर जिसके, वह, और लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, वह। तो देखिएगा, इन दोनों का तो अन्य अर्थ क्या हो जाएगा? बप्पा के पप्पा, और ये हो जाएंगे स्वयं बप्पा, बोले तो गणेश। खुश? तो इस प्रकार से अब देखो, चंद्रमुख शब्द आया है तो इसमें क्या हो जाएगा? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, यानी इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आ जाता है यहाँ पर 23वें के बाद में 24वां सवाल। 24वां सवाल क्या कहता है भाई? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? उस विकल्प का चयन करना है जिसमें मुहावरा सही रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। बालू से तेल निकालना यानी असंभव काम करना, ये बात सही है। सूरज पर थूकना यानी निर्दोष पर कलंक लगाने की चेष्टा करना, ये भी बात सही है। बाल की खाल निकालना अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, और हाथ को हाथ न सूझना सहायता करना बंद कर देना। तो इस प्रकार से जो विकल्प ये गलत है वो कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प डी गलत हो जाएगा। देखो, हाथ को हाथ न सूझना यानी कि
अत्यंत अंधेरा होना, अत्यंत अंधेरा होना, ठीक है। और सहायता करना बंद कर देना, यानी कि हाथ खड़े कर देना। तो इस प्रकार से 24वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। और सवाल आ गया है 25वां सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है कि भाई शुद्ध वाक्य का चयन करना है इनमें से, यानी कौन सा विकल्प है जो पूरी तरह से कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। चलो बताओ भाई, 4 विकल्प आए हैं, इन चारों में से कौन सा एक विकल्प है जो शुद्ध है? तो देखो, अजय और अजय का पुत्र व्यस्त है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। वहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा, ये चौथा ही वाक्य यहाँ पर सही लग रहा है, बाकी सब गलत हैं। अजय और अजय का पुत्र, तो यहाँ पर दूसरी बार जो अजय का आया है, इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे? अजय और उसका पुत्र, ठीक है। भक्ति युग का काल, भक्ति युग स्वर्ण युग माना जाता है। तो का काल, इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। वहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित नहीं है, इस उपस्थित को हटा दो, वहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25वें का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे आप देखिएगा सवाल नंबर 26वां सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है कि भाई विज्ञप्ति के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है, यानी कि कहाँ पर विज्ञप्ति के विषय की व्याख्या करने वाला, यानी विज्ञप्ति की व्याख्या करने वाला शब्द सही नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है। इसमें प्रेषक प्रेषित संबोधन या स्व निर्देश का अभाव होता है, या इसे कोई भी तैयार कर सकता है, क्योंकि इसमें शब्दों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है और इसमें अर्थ अभिव्यक्ति सुस्पष्ट होती है तथा अभिप्सित अर्थ को ही प्रकट करती है। तो इनमें से कौन सा एक कथन है विज्ञप्ति के संदर्भ में जो सही नहीं है? तो सीधी सी बात है, देखो, पहला कथन विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती है, ये बात बिल्कुल सही है 100%, क्योंकि विज्ञप्तियां जितनी भी आती है वो समाचार पत्रों में आती हैं। प्रेषक प्रेषित संबोधन या स्व निर्देश का अभाव होता है, यानी भेजने वाला कौन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन भी सही है। इसे कोई भी तैयार कर सकता है, जिसके मन में आए वो लोग विज्ञप्ति निकाल सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम अपनी इच्छा से इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये विकल्प सी गलत हो जाएगा। इसमें अर्थ अभिव्यक्ति सुस्पष्ट होती है और इप्सित अर्थ प्रकट होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। तो बाकी सारे विकल्प सही हैं, ये विकल्प सी इसमें क्या है? अशुद्ध है, यानी कि गलत है। 26वें के बाद में आप देखिएगा 27वां सवाल आ गया है। 27वां सवाल ये कहता है अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है? कहाँ पर अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है और माँ बच्चे को सुलाती है। अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी आई है? तो प्यासे को पानी पिलाओ, कर्म आ गया। उसने मुझे कहानी सुनाई, इसमें भी कर्म आ गया। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, इसमें निमित्त आ गया है, तो ये विकल्प कर्म नहीं आया। माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें बच्चा कर्म हो गया। तो अकर्मक क्रिया कहाँ पर आई है? विकल्प सी में। यहाँ जो क्रिया है वो कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। 27 के बाद में सवाल आ जाएगा 28वां सवाल। 28वां सवाल क्या कहता है? अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? रमणीय, दर्शनीय, पाणिनीय, माननीय। तो यहाँ पर आप देखिएगा, रम प्लस अनीय, दृश्य प्लस अनीय, मन प्लस अनीय हो जाएगा, लेकिन पाणिनि के साथ में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 28वें का उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी। सवाल आ गया है 29वां सवाल। 29वां सवाल ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? प्रयोगशाला, माल गोदाम, शिवार्पण, लोकसभा, आमरस, हतभाग्य, सचिवालय, कामचोर, सेवा मुक्त, वनमाली, पर्वतारोहण और भूतबली, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण सभी वे होने चाहिए। प्रयोग के लिए शाला, माल के लिए गोदाम और शिव को अर्पण हो जाता है, ये इसका उदाहरण। या शिव के लिए अर्पण भी किया जा सकता है। लोक के लिए सभा या लोक की सभा, लोक की सभा हो जाता है, लोक के लिए सभा। ठीक है, आम रस यानी आम का रस इसमें नहीं होगा। और हत भाग्य यानी कि भाग्य से हत, इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, और सचिवों के लिए आलय, काम से जी चुराने वाला, सेवा से मुक्त, ये दोनों अपादान तत्पुरुष में आ जाएंगे। वन का माली संबंध तत्पुरुष समास, पर्वत का आरोहण संबंध तत्पुरुष समास और भूत की बलि इसमें संबंध तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? विकल्प ए में मिलेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला, माल गोदाम और शिवार्पण, इनमें क्या हो जाएगा? इन सभी शब्दों में संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखो, प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा भाई? प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, और अगला जो शब्द आ गया है माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम। शिवार्पण का क्या हो जाएगा? शिव के लिए अर्पण। ठीक है, और लोक के लिए सभा। यहाँ तक ये जो उदाहरण है वो किसके हो जाएंगे? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो विकल्प आए जैसे आमरस है, इसमें संबंध तत्पुरुष है। हत भाग्य यानी कि इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। आम रस में आम का रस यानी कि संबंध तत्पुरुष। हत भाग्य है ना, हत भाग्य कामचोर। अच्छा, पहले संबंध तत्पुरुष समास वाले उदाहरण देख लेते हैं पहले, है ना। आमरस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वन का माली, ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, है ना। इसी में आएगा संबंध में। पर्वत पर आरोहण, ये इसमें नहीं आएगा। भूत की बलि या भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि इसमें आ जाएगा ना संबंध। ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। तो इन दोनों में समास कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। इसके बाद में आप देखिएगा हतभाग्य, कामचोर और सेवा मुक्त। ठीक है, इन तीनों में समास कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद में और क्या हो जाएगा? पर्वतारोहण अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, तो ये इसमें हो जाएगा। और बाकी के जो शब्द आए हैं
कौन कौन से? प्रयोगशाला, माल गोदाम, शिवार्पण, सचिवालय और भूत बलि। ठीक है, इन सब में समास कौन सा हो जाएगा? इन सब में एक ही समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से 29 के बाद में सवाल आ जाएगा 30वां सवाल। 30वां सवाल ये कहता है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आए हैं? अंत्येष्टि, श्लिष्ट, परिशिष्ट, पृष्ठ, अभीष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, घनिष्ठ, वरिष्ठ, अंत्येष्टि और अनिष्ठ, अभीष्ट, विशिष्ट, संतुष्ट और ज्येष्ठ। अब इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आए हैं, है ना? तो सभी शब्द शुद्ध आपको मिलेंगे इस विकल्प बी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंत्येष्टि गलत है, श्लिष्ट सही है और परिशिष्ट दोनों में से कौन सा शब्द सही हो जाएगा? पृष्ठ प्लस थ को जोड़ते हैं तो शब्द क्या हो जाता है? पृष्ठ, ये शब्द हो जाता है। बता गई भाई सबके समझ में? तो परिशिष्ट का क्या हो जाएगा? परिशिष्ट हो जाएगा, तो ये शब्द भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा, जो अशुद्ध आए हैं इनके शुद्ध रूप भी लगे हाथ लिखते चलो। अंत्येष्टि और परिशिष्ट, ठीक है, और अभीष्ट बाकी तो सब सही है। घनिष्ठ ये शब्द गलत है, वरिष्ठ ये शब्द गलत है और अनिष्ट बाकी दोनों शब्द सही है। तो इनके जो शुद्ध रूपांतर है वो क्या हो जाएंगे? घनिष्ठ और क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। ठीक है, यहां पर आप देखो अभीष्ट ये शब्द गलत आया है, विशिष्ट गलत आया, संतुष्ट और ज्येष्ठ ये दो शब्द सही आए हैं। तो यहां पर इनका शुद्ध रूपांतर क्या हो जाएगा? अभीष्ट ठीक है और विशिष्ट। तो इस प्रकार के ये सारे शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। तो 30वें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। और आगे आप देखिएगा सवाल आ गया 31वां सवाल यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? कार्यालयी पत्र उद्देश्यपूर्ण और शिष्ट भाषा में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभक्त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पत्र सामासिक और आलंकारिक होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कार्यालय पत्र जहां तक संभव हो संक्षिप्त होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो जो विशेषता नहीं है वो विकल्प क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलंकारों की सामासिकता की जरूरत जो है वो काव्य रचना में पड़ती है, कार्यालय पत्रों में नहीं पड़ती है। 31 के बाद में सवाल 32वां सवाल ये कहता है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पथ, मार्ग, राह, पंथ, डगर, ठीक है ना। और शब्द क्या आ जाएगा? वर्तम। और शब्द क्या हो जाएगा? बाट, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। और शब्द क्या आ जाएगा? सड़क हो जाएगा। और शब्द क्या हो जाएगा? पगडंडी हो जाएगा। पगडंडी, है ना। तो इस प्रकार से। और आप देखिएगा द्रौपदी के पर्यायवाची में कृष्णा, पांचाली तो ठीक है, लेकिन चंडिका और कामाक्षी ये माँ दुर्गा के पर्यायवाची हो जाते हैं।
उपहास के पर्यायवाची शब्दों में आमोद, उमंग, आनंद और हर्ष ये नहीं होते हैं। चंदन में गंधसार और सर्पवास ठीक है, लेकिन सुधाकर और कलाधर ये जो दो शब्द हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा कि कामाक्षी और चंडिका ये दोनों शब्द माँ दुर्गा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उपहास के पर्यायवाची में परिहास, तिरस्कार वगैरह ये आ जाते हैं। परिहास, तिरस्कार, और शब्द क्या आ जाएगा इसका? अनादर, अवमानना, ठीक है, अवहेलना, अवज्ञा। ठीक है, तो ये प्रकार शब्द आ जाते हैं। प्रमोद, उमंग, आनंद, हर्ष ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? आनंद के पर्यायवाची हो जाते हैं। चंदन में आप देखिए गंधसार, सर्पवास हो जाएगा, लेकिन सुधाकर और कलाधर ये जो दोनों शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो जो विकल्प इसमें शुद्ध है वो कौन सा है? ये विकल्प ए इसका 100% सही उत्तर हो जाएगा। 32वें के बाद में आप देखिएगा सवाल 33वां। 33वां सवाल ये कहता है कि भाई क्रिया के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत उत्तर कौन सा आया है क्रिया के संदर्भ में। ठीक है, अर्पित ने केले खरीदे, अर्पित ने केले खरीदे ये कौन सी क्रिया है? मामा ने मुझे साड़ी दी द्विकर्मक क्रिया है। आदित्य बस पर चढ़ गया सकर्मक क्रिया। भावेश ने अक्षित को जगवाया प्रेरणार्थक क्रिया। तो असंगत क्रिया कौन सी है? देखो, अर्पित ने केले खरीदे ये सकर्मक क्रिया है। मामा ने मुझे साड़ी दी द्विकर्मक क्रिया है। आदित्य बस पर चढ़ गया इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। भावेश ने अक्षित को जगवाया ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। आदित्य बस पर चढ़ गया ये क्रिया कैसे हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें कर्म नहीं हुआ है, बस अधिकरण बन गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे आप देखिएगा सवाल नंबर 34वां आ गया है। 34वां सवाल ये कहता है विलोम शब्दों की दृष्टि से असंगत यानी गलत विकल्प कौन सा है? सुकर का विलोम शब्द दुष्कर हो जाता है, ख्यात का विलोम प्रख्यात हो जाता है, व्यष्टि का समष्टि हो जाता है और विराट का क्षुद्र हो जाता है। तो असंगत विलोम कौन सा हो जाएगा? ख्यात का प्रख्यात, ये विकल्प गलत है। अब चाहे एक शब्द आता है ख्यात या प्रख्यात या विख्यात, है ना, इन तीनों का एक ही विलोम शब्द होता है और वो विलोम है कुख्यात। क्या है? कुख्यात। तो ये इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। 34वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आगे हम बात करते हैं सवाल 35वें के बारे में। 35वां सवाल क्या कहता है? निविदा सूचना के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? इच्छुक और समर्थ सभी व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो इसलिए उनके सूचनार्थ निविदा सूचना विज्ञापित की जाती है। निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में भी छपाए जाते हैं। निविदा खोलने की दिनांक व समय निर्धारित नहीं होता है, यही वाला एक कथन गलत है। लगा उसी पर ठप्पा। ठीक है, निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि, प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल, बाकी सभी विकल्प सही है। जो एक विकल्प सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? 35वें का विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 36वें सवाल के बारे में। सवाल ये कहता है कि भाई किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? होम करते समय हाथ जलना यानी भला काम करते समय या भला काम करने वाले का बुरा होना निश्चित है। हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधेरा होना। शेर के कान कतरना यानी पराजय स्वीकार करना। और बाग बाग होना यानी प्रसन्न होना। तो यहाँ पर आप देखिएगा होम करते समय हाथ जलना यानी भला करते समय बुरा होना, ये बात सही है। और हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना,
बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर के कान कतरना यानी कि बहादुर व्यक्ति को भी अपने वशीभूत कर लेना, ये इसका अर्थ हो जाता है। ताकतवर को भी अपने प्रभाव में ले लेना, ठीक है ना, ये हो जाता है शेर के कान कतरना। पराजय स्वीकार करना यानी इसके लिए क्या जाता है? घुटने टेकना, घुटने टेकना, तो ये इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी मुहावरा आ जाता है। 36वें का उत्तर हो जाएगा सी। और उसके बाद में सवाल आ जाता है 37वां सवाल ये कहता है किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के उचित पर्यायवाची नहीं है। तो जिस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है उस विकल्प का आपको यहाँ क्या करना है? चयन करना है। तो बता दो भाई इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक दूसरे के सही पर्यायवाची नहीं है। देखो असी, करवाल और चंद्रहास, ये जो शब्द हैं ये सभी के सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के। जलाशय, सर और पुष्कर, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सेवक, भृत्य और परिचारक, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो नौकर के पर्यायवाची हैं। वासर, दिवा और दरिद्र, इसमें वासर और दिवा ये दोनों शब्द दिन के पर्यायवाची हैं, जबकि दरिद्र जो शब्द है ये गरीब या निर्धन का पर्यायवाची हो जाता है। तो किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा ये विकल्प डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37वें के बाद में सवाल नंबर आ गया है 38वां, है ना। और 38वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जिस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें आप देखिएगा भूमिजा, उर्विजा और सिंधुजा, ये शब्द यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। जवाब क्या देना? सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। भूमिजा, उर्विजा, सिंधुजा, भूमिजा उर्विजा हो जाएगा लेकिन सिंधुजा इसका पर्यायवाची नहीं है। आपगा, निम्नगा, समुद्रगा, ये बिल्कुल सही शब्द है। अमीकर, निशाकर, हिमकर, ये भी ठीक है। कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ ध्वज, ये भी सही है। अब ये सभी शब्द जो सही है किस किस के पर्यायवाची हैं? आपगा, निम्नगा और समुद्रगा, ये सभी के सभी शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। अमीकर, निशाकर, हिमकर, ये सभी के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद में कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ ध्वज, ये सारे के सारे शब्द भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा भूमिजा और उर्विजा ये जो दो शब्द हैं ये दो शब्द तो माता सीता के पर्यायवाची हैं, लेकिन सिंधुजा जो शब्द है ये माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द अलग अलग हो जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यही विकल्प ए, इस पर आप ठप्पा लगा लीजिएगा। इसमें सभी शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। सवाल आ गया है 39वां सवाल ये कहता है ताजमहल रात में कितना सुंदर लगता है, इस वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतर क्या हो जाएगा? भाई देखो अपने सिलेबस में एक चैप्टर आया हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों का, हिंदी और अंग्रेजी वाक्य भाषा में रूपांतर यानी भाषांतरण टॉपिक से ये सवाल जो है वो यहाँ पर लिया गया है और इस प्रकार के सवाल जो है वो परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ताजमहल रात में कितना सुंदर लगता है, तो हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल लुक्स इन द नाइट, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल लुक्स इन द नाइट एंड हाउ ब्यूटीफुल वॉज ताजमहल लुक इन द नाइट। हाउ ब्यूटीफुल वॉज आ गया ना, तो ये वॉज के कारण ये वाक्य इसका नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ लगता है और यहाँ ये वॉज था को यानी पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। हु ब्यूटीफुल द ताजमहल लुक्स इन द नाइट, बाकी चलो ठीक है, लेकिन यहाँ हु जो है वो कौन को दर्शाता है, कैसे को नहीं। और हाउ ब्यूटीफुल द ताज लुकिंग इन द नाइट, लुकिंग नहीं आएगा इसमें, आईएनजी का प्रयोग सेकंड आपका मतलब इसमें नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हाउ ब्यूटीफुल ताजमहल लुक्स इन द नाइट, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा 39वें सवाल का। और उसके बाद में आप 40वां सवाल आप देखिएगा। ये सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म शब्द अशुद्ध है, यानी कि युग्म शब्द गलत कहाँ पर आए हैं। पानी, जल, पानी, हाथ सही है। कुल, वंश, कुल, किनारा ठीक है। अवधि, अवध की भाषा, अवधि समय गलत। नीरद, बादल, नीरज, कमल ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ध्यान ये रखना है विकल्प सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अवधि में अगर ई की मात्रा छोटी आ गई तो मतलब ये आ जाएगा, अवधि का मतलब क्या हो जाएगा, समय, काल, ठीक है। और अवधि में अगर ई की मात्रा बड़ी आ गई तो इसमें क्या आ जाएगा, अवध की भाषा, अवध की भाषा। तो इस प्रकार से ये शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। 40वें के बाद में आप देखिएगा सवाल नंबर आ गया है 41वां। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, उस विकल्प का चयन करना है। उससे धूप में चला नहीं जाता, सोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, गीता ने खाना बनाया। अब भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हो जाएगा, उससे धूप में चला नहीं जाता, इसमें आ जाएगा भाववाच्य। सोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, इसमें आ जाता है कर्मवाच्य। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, गीता ने खाना बनाया, इन दोनों में आ जाएगा कर्तृवाच्य। क्या आ जाएगा, कर्तृवाच्य। तो भाववाच्य का विकल्प क्या हो जाएगा, ये विकल्प ए हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिएगा 42वां सवाल आ जाता है। सवाल 42वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमें अपना निजी काम करना चाहिए। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, निराशा के बादल छाए हुए हैं, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है ना। हमें अपना निजी काम करना चाहिए, ये वाक्य गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे सही है। निराशा के बादल छाए हैं, दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है, ये भी सही। अब आप बोलोगे यहाँ पर लोचा क्या है, गलती क्या है, तो बेटा अपना और निजी इन दोनों में से कोई एक शब्द आएगा। यहाँ पर अधिक पदत्व सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आई है। हमें अपना काम करना चाहिए या हमें निजी काम करना चाहिए, अपना और निजी दोनों का एक साथ प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। इस कारण ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 42 के बाद में आप गौर कीजिएगा सवाल 43वें पर। क्या बात, इतने छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, शब्दों को संधि के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले तो मैं इन बड़े बड़े शब्दों को यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जगदीश लिखा गया है, आपको तो नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिखेगा, और आपको दिखाना मेरा काम है ना। चलो यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, जगदीश, है ना। और दूसरा शब्द यहाँ पर आ गया है प्रभावित, है ना। ये शब्द आ गया देखो प्रभावित। मनोभूति, पता नहीं आजकल के ये शब्द भी लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते। मनोभूति शब्द इनको पता नहीं किस जंगल में मिला होगा यार, मेरे को तो कहीं पर भी नहीं मिला आज तक। मनो अनुभूति तो होता है, बट ये तो मनोभूति भी कर लेते हैं, इनका अर्थ पता नहीं क्या होगा। खैर जो लिखा है वही लिखना है अपने को, तो मनोभूति ठीक है। और एक शब्द आ गया है यथोचित, यथोचित। अब तो मोटे मोटे हो गए। अब यहां पर संधि सबसे पहले बताई गई है विसर्ग संधि, ठीक है। दूसरे में बताई गई है यहां पर व्यंजन संधि, तीसरे में बताई गई है यहां पर गुण संधि, और चौथे में बताई गई है यहां पर अयादि संधि, ठीक है। अब इनमें से यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है ये ए, ये बी, ये सी और डी, और इस तरफ लिखा गया है 1 2 3 4,
चलो भाई क्रॉस मैच हो जाओ शुरू। अब दिखा दो अपना जलवा। देखो शब्द आया है जगदीश, तो जगत प्लस ईश, इसमें संधि कौन सी करोगे? व्यंजन संधि, यानी ए को दो से मिलाते ही आप तो तक दिनादन कर दीजिए, आपका जवाब मिल गया आपको। बाकी सारे खोटे, बाकी कहीं पर भी ए जो है वो दो से नहीं मिल रहा है। प्रभावित में अयादि संधि कर दीजिएगा, बी को चार से मिला के। मनोभूति में हंसी खुशी विसर्ग संधि कर दीजिएगा, सी को ए से मिला करके। और यथोचित में जो है वो गुण संधि है, यानी कि इसको आप किससे मिला दोगे? तीन से मिला दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 मतलब सवाल 43वें का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में आप गौर कीजिएगा 44वें सवाल पर। सवाल 44वां ये कहता है कि इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं आया है? महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, कर्म वाच्य हो गया। बालक से पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य आ गया। प्रिया के द्वारा चित्र बनाया जाता है, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये सभी कर्मवाच्य के हैं। अब यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। 44 के बाद में सवाल आ गया 45वां। है यार, इतने मोटे मोटे शब्द लिख दिए यार, फिर इनको कैसे पढ़े यार? पारिभाषिक शब्दावली सूची ए को सूची दो से सुमेलित करें, ये शब्द है भाई। भाई थोड़े सवाल मोटे लिख दिया करो यार, क्यों बच्चों पे और मुझ पर दोनों पर अत्याचार कर रहे हो, है ना? क्या मिलेगा यार? पाप लगेगा मतलब, है ना? पारिभाषिक शब्दावली सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें, ये सवाल है भाई। दिख गया होगा अब तो आपको, है ना? अब यहाँ पर रिकॉग्निशन पहला शब्द है। रिकॉग्निशन लिख दिया मैंने भी यार। रिकॉग्निशन सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल और अनोनिमस अनोनिमस। तो इस प्रकार के ये कुछ एक शब्द यहाँ पर आए हैं। इनके हिंदी रूपांतर में देखो, सामने सबसे पहले शब्द लिखा गया है अधिकरण। दूसरे में आया है सर्वसम्मति। तीसरे में आया है मान्यता। और चौथे में आ गया है सुरक्षा। ठीक है, यहाँ विकल्प आ गया है ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और यहाँ आ गया है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी वो लुंगी डांस कर लेना भाई आगे। ठीक है, चलिए। तो रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो जाएगा? मान्यता, सिक्योरिटी, ट्रिब्यूनल और अनोनिमस, ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पर आए हैं। चलो भाई बता दो अब इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही तरीके से सुमेलित है, यानी सही सुमेलित विकल्प कौन सा है? फटाफट इसका जवाब दे डालो भाई।
क्या उत्तर हो जाएगा बेटा इसका? देखो रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो जाता है? मान्यता प्रदान करना, यानी कि ए को आप किससे मिला दोगे? 3 से मिला दोगे। ए 3 से यहाँ मिल रहा है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो भाई बल्ले बल्ले कीजिए अब तो बस, और क्या है, निकल पड़ी अपनी तो। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षा, यानी कि आप बी को 4 से मिला दोगे। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो जाता है? अधिकरण हो जाता है। सी को आप 1 से मिला दीजिएगा। और अनोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वसम्मति होगा ही होगा। तो डी को आप 2 से मिला करके खुश हो जाइएगा, है ना। और होली के रंग उड़ाइएगा बस, और क्या है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, बस और क्या है ना। बैठे रहे संता और बनता। खैर 46वां सवाल आ गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पारिभाषिक शब्दावली का युग्म शब्द अशुद्ध आया है? मतलब पारिभाषिक शब्दावली का जोड़ा गलत कहाँ पर आया है? देखो, कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? परिकलन। और कन्वोकेशन का मतलब क्या? दीक्षांत समारोह। और एक्सकेवेशन का मतलब क्या हो जाता है? राजकोष। और अवेटेड का मतलब क्या हो जाता है? प्रतीक्षित। चलो बताओ बेटा, इसमें कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? देखो कैलकुलेशन का मतलब परिकलन या परिगणना, बिल्कुल सही है। कन्वोकेशन का मतलब दीक्षांत समारोह या हो जाता है, बिल्कुल सही है। एक कोरोनेशन भी आता है, वो राज्यारोहण के लिए आता है। एक्सकेवेशन का मतलब बेटा राजकोष नहीं होता है, क्या होता है? खनन या उत्खनन। क्या आता है? उत्खनन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अवेटेड का मतलब क्या हो जाता है? प्रतीक्षित। ये बिल्कुल सही है। राजकोष के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है बेटा? एक्सचेकर शब्द प्रयुक्त होता है। क्या शब्द प्रयुक्त होता है? एक्सचेकर, राजकोष के लिए। ठीक है, एक्सचेकर का मतलब क्या हो जाता है? राजकोष हो जाता है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर आ जाता है 47वां सवाल। ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। तुम्हारे गए पर जया आई थी, राम को यहाँ आने के लिए बोल दो। ठीक है, और उसके बाद में गत रविवार वह जोधपुर जाएगा और नदी पार कर ली गई। ठीक है, अब इनमें से कौन सा एक वाक्य है जो क्या है? शुद्ध वाक्य है। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, ये वाक्य सही है। बाकी सारे के सारे वाक्य गलत है। देखो, तुम्हारे गए पर जया आई थी, नहीं, तुम्हारे जाने पर जया आई थी, ये वाक्य होगा इसका। गए के स्थान पर क्या हो जाएगा? जाने पर। ठीक है, चलिए। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, बोल दो भाई। गत रविवार को वह जयपुर जाएगा, नहीं, गत की जगह क्या आ जाएगा? आगामी। अगर गत लिखना है तो फिर पीछे जाएगा की जगह था आ जाएगा। जयपुर गया था, ये हो जाएगा। बताइए ना समझ में। तो इस प्रकार से नदी पार कर ली गई, यानी कि नदी पार हो गई, या नदी को पार कर लिया गया, ये इसका शुद्ध रूपांतर हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48वां सवाल आ जाता है। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं? आ उपसर्ग से निर्मित शब्द आस्वादन, आदित्य, आरण्यक और आक्रोश। तो इसमें आप देखिएगा, आस्वादन में आ उपसर्ग है, आदित्य में नहीं है, आरण्यक में नहीं है, आक्रोश में आया है, यानी 1 और 4 वाला जो विकल्प सी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी सभी पर क्रॉस लगा दो बेटा, है ना। आगे देखो 48वां सवाल और आज की कड़ी का सेकंड लास्टवां सवाल आ गया है, यानी 49वां सवाल आ गया है। और ये सवाल आपसे चीख चीख करके ये कह रहा है कि शब्दों में से दीर्घ, गुण, वृद्धि, व्यंजन, विसर्ग, संधि के उदाहरण चुनकर उन्हें क्रमशः व्यवस्थित कीजिएगा भाई, है ना। प्रेक्षक, परास्त, स्वैच्छिक, दिगंत और पुनरागमन। ठीक है, अब इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? परास्त, यानी ये आ जाएगा एक विकल्प पर, विकल्प बी। ठीक है, विकल्प भी 2 जगह आया है, यानी ये 2 तो आउट हो गए। दूसरा गुण संधि में आ जाएगा प्रेक्षक, यानी कि ये आ गया विकल्प 2। ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया ए। स्वैच्छिक में आ जाएगा वृद्धि संधि, यानी इसमें आ जाएगा विकल्प 3 में आ जाएगा सी।
और उसके बाद में व्यंजन संधि में आ जाएगा दिगंत, यह आ जाएगा विकल्प BAC। आगे डी विकल्प किस में आ जाएगा, व्यंजन संधि में दिगंत में आएगा, यानी ये विकल्प भी आउट हो जाएगा। और पुनरागमन में संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ये विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आप देखिएगा 50वां और आज की कड़ी का ये अंतिम सवाल है। ये सवाल क्या कहता है, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व के निम्नलिखित उदाहरणों को पहचान करके इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले अव्ययी भाव का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, रातों रात। फिर देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, पद को प्राप्त। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास यानी कि महान है जो कवि। और फिर क्या हो जाएगा, द्विगु समास में त्रिफला। और फिर द्वंद्व समास में क्या आ जाएगा, ये विकल्प डी आ जाएगा, ये चौथा, और ये आ जाएगा पांचवा। तो ए में क्या आ जाएगा, रातों रात। एक नंबर पर ए आएगा, दो जगह आया है, इन दो को क्रॉस करो। 2 नंबर पे सी आया है, तो ये सी आ गया, अब इसी को भी क्रॉस कर दो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 3 पर अब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 4 पर क्या आ जाएगा, भाई देखो अव्ययी भाव समास में उदाहरण आ गया रातों रात। ठीक है, ये ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा पद को प्राप्त यानी कि विकल्प सी भी ठीक है। तत्पुरुष के बाद में कर्मधारय, भाई महान है जो कवि, कर्मधारय 3 पर बी होना चाहिए, ये भी ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, यानी कि ACB द्विगु समास का उदाहरण 4 नंबर ई हो जाएगा, है ना। और 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, डी यानी माता पिता। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ ये प्रश्नोत्तरी की जो आज की कड़ी है वो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत मस्त और ज़बरदस्त लगी होगी, है ना। तो होली के इस रंगों के त्यौहार में कि आपको असीम ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और आपके आनंद उमंग मंगलमय सफल और सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं दीपक सिकवाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन जानने से पहले आपको कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि साथियों देखो, त्यौहार हमारे आनंद उमंग आमोद प्रमोद के लिए होते हैं, हमारे सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले होते हैं। तो समाज में ऐसा कोई भी काम न करें जिससे विद्वेष बढ़े, झगड़ा बढ़े। दूसरी बात, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम समाज की स्थिति दशा को समझते हैं, सामाजिक रीति रिवाज को भी समझते हैं, है ना। तो कहीं पर अगर कोई अप्रिय घटना हो गई हो तो वहाँ पर कृपया रंगों का प्रयोग न करते हुए अपने एक सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का जो पालन करने वाले आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उस व्यक्तित्व का अपना परिचय ज़रूर दें। जिस व्यक्ति को रंग सूट नहीं करते हैं उन व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के रंग का प्रयोग न करें। रंग किसी के आंखों में न लगाएं, केमिकल वाले रंगों का प्रयोग कम से कम करें। जो अपने देसी रंग हैं, गुलाल वगैरह, इन्हीं रंगों का प्रयोग करें और हंसी उमंग के साथ में इस त्यौहार का पूरा आनंद लें। जो ये बोलते पानी की बर्बादी, उनको चीख पुकार करने दें और धड़ल्ले से अपने बढ़िया पानी में रंग घोल घोल करके और एक दूसरे पर उछालें, है ना। क्योंकि हमारे त्योहारों पर ज्ञान देने वालों में पता नहीं आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो जाती है उन लोगों, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है, झुकना नहीं है। त्योहार है, अपनी परंपराओं से मनाए जाएंगे, अपनी परंपराओं से ही मनाएं, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ सामाजिक बातों का, व्यवहार का, रीति नीति निर्देशों का पालन कीजिएगा। और जैसे हंसते खिलखिलाते हम आज विदा हो रहे हैं, होली के बाद भी हम ऐसे हंसते खिलखिलाते वापस मिलें। इसी के साथ मैं दीपक सिकवाल अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। चैनल को शेयर करते रहिएगा, क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और जो साथी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विदा लेता हूँ आप सबसे, नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी होली।